हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे चैनल प्रिपेयर विथ मी में। ये वीडियो पिछले वीडियो का पार्ट 2 है, कंटिन्यूएशन है। पिछले वीडियो में मैंने सोशलाइजेशन के बारे में डिटेल में बहुत समझाया था, जिसमें मैंने मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन, डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन, फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं सोशलाइजेशन को, कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी के चाइल्ड के सोशलाइजेशन डेवलपमेंट में। देखिए, सोशलाइजेशन जो है वो एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसमें मानसिक डेवलपमेंट की हम बात कर रहे होते हैं, इसमें फिजिकल डेवलपमेंट की बात नहीं होती है। तो पिछला वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैं एरिक एरिक्सन्स थियोरी ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। ये सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट में, और इस साल भी पूछने की बहुत सारी उम्मीदें हैं। ठीक है, तो सोशलाइजेशन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर इस वीडियो में। देखिए, एरिक एरिक्सन ने एक थियरी दिया था जिसमें उन्होंने सोशलाइजेशन को 8 स्टेजेस में डिस्क्राइब किया था। ठीक है, आपके स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा, टोटल 8 स्टेजेस हैं। उस 8 स्टेजेस को हम अलग अलग करके एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि एरिक एरिक्सन थियरी ऑफ सोशलाइजेशन है क्या। देखिए, एरिक एरिक्सन इन्होंने एक थ्योरी दिया था सोशलाइजेशन के बारे में। इसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग हैं वो एक अलग अलग स्टेज में उनका डेवलपमेंट होता है। जब वो छोटे बच्चे होते हैं और जब उनकी लाइफ एंड में होती है, उस पूरे ड्यूरेशन को उन्होंने 8 स्टेज में, अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया था, और उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसके अकॉर्डिंग ही पूरा डेवलपमेंट होता है, सोशलाइजेशन होता है। ठीक है, एरिक्सन उन सारे चेंजेस को एड्रेस करते हैं इन 8 स्टेजेस में। जो पूरे जो लाइफ स्पैन है उसको 8 स्टेजेस में डिवाइड किया था, और उन्होंने अलग अलग चेंजेस को एड्रेस किया था इन 8 स्टेजेस में। हर स्टेज पे क्या चेंज आता है, या बच्चे का मानसिक जो विकास है वो किस तरह से होता है, उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट किस आधार पे होता है, कौन कौन से रुकावटें आती हैं, उन सब पे एक एक करके उन्होंने अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया था, जिसके बारे में मैं एक एक करके बात करने वाला हूँ। पहले देखिए, जो सोशलाइजेशन है या एरिक एरिक्सन की जो थियरी है, ये एक साइकोलॉजिकल थियरी है, ये फिजिकल थियरी नहीं है। ये फिजिकल डेवलपमेंट की बात नहीं करेगी, ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करेगी। ये फोकस करता है कि बच्चे का जो सोशियो इमोशनल फैक्टर होता है, उसका सोशल फैक्टर या इमोशनल फैक्टर वो किस तरह से वर्क करता है, और उसको अलग अलग डेवलपमेंट में, अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में उन्होंने डिवाइड किया है। ठीक है, किसी भी बच्चे का जो साइकोलॉजिकल ग्रोथ है वो कैसे हर अलग अलग एज डिफरेंस में कैसे इम्पैक्ट होता है या किन चीज़ों से अफेक्ट होता है, इन सब चीज़ों को हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर एक स्टेज पे थोड़े बहुत साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं हर बच्चे में, हर इंसान में। तो ये हम बर्थ से ले करके और डेथ तक के ड्यूरेशन को कंप्लीटली बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्टेज पे। अब देखिए, फर्स्ट स्टेज क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, स्टेज 1 है। इसमें हम 0 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं वो किन साइकोलॉजिकल चेंजेस से गुजरते हैं, या क्या क्या चीज़ें उन्हें अफेक्ट करती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसी तरीके से स्टेज 2 जो है वो है ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट। ये 18 महीने से 3 साल के बच्चों को इस कैटेगरी में रखा गया है। सिमिलरली इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये थर्ड स्टेज है जिसमें 3 से 6 साल के बच्चे कंसिडर किए जाते हैं। स्टेज 4 है वो है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, ये 6 से 12 साल के बच्चों के लिए उनको इस स्टेज में डाला गया है। फिर पांचवा स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन, ये 13 से 17 साल के बच्चों को इस स्टेज में रखा गया है। स्टेज 6 है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, 18 से 35 साल के बच्चे इसमें आते हैं। फिर स्टेज 7 है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ये 35 टू 65 ईयर्स के जो लोग हैं, पीपल हैं, उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। और स्टेज 8 है वो है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ये 65 प्लस जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको इस कैटेगरी में रखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले स्टेज पे जो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। देखिए, ट्रस्ट का मतलब आप जानते हैं, विश्वास होता है, किसी पर विश्वास करना, या मिसट्रस्ट उसका ऑपोजिट हो जाता है कि किसी पर विश्वास नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आप जानते हैं कि
मैक्सिमम 0 से 18 महीने के बच्चे जो न्यूली बॉर्न बेबी हैं या 18 महीने तक हैं, इनको इस कैटेगरी में रखा गया है और इनको हम कहते हैं इन्फेंट या इन्फेंसी। ये जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है उसको कहते हैं इन्फेंसी, और जो बच्चे होते हैं उनको कहते हैं इन्फेंट। ठीक है, तो ये बच्चे इस स्टेज में जब होते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जब बच्चे जन्म लेते हैं रासा और जे लोकी के अकॉर्डिंग वो पूरी तरह से एक सफ़ेद बोर्ड होते हैं। ठीक है, और उनका कोई कल्चर नहीं होता, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उनके अंदर कल्चर, लैंग्वेज या स्किल उनके पेरेंट्स द्वारा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनके बाद वो मैक्सिमम समय अपने माता पिता या अपने पेरेंट्स के आसपास ही गुजारते हैं। तो धीरे धीरे कल्चर है, लैंग्वेज है या स्किल्स है, उनके पेरेंट्स द्वारा उनके अंदर ट्रांसफ़र होता है। कुछ हेरिडिटी की वजह से भी होता है, कुछ एक्सपीरियंस की वजह से होता है। पिछले चैप्टर में मैंने इसको डिटेल में समझाया था। ठीक है, इस स्टेज पर जब वो 18 महीने से कम है, इस स्टेज पर जब होता है तो उन्हें बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। छोटे बच्चों को बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। जो सबसे बड़ी चैलेंज है वो है उनके अंदर ट्रस्ट की कमी, विश्वास की कमी। वो अभी अभी जन्म लिए हैं, उनको पता नहीं है कि उनके लिए सेफ है या नहीं है। ठीक है, उनके अंदर विश्वास की कमी होता है। आपने देखा होगा कोई भी छोटा बच्चा है वो अपने माँ के अलावा दूसरों के पास जाने पे रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता, ट्रस्ट की कमी होती है। तो इस स्टेज में जब वो 0 से 18 महीने के बीच में होता है तो उसके अंदर ट्रस्ट डेवलप होता है। धीरे धीरे जब वो लोगों के साथ रहता है, समय बिताता है, तो धीरे धीरे उन पर विश्वास करना सीख जाता है। ठीक है, जो विश्वास की कमी है, फीलिंग्स है, उसको जगाना कि वो सेफ है इस वर्ल्ड में, वो इस स्टेज में होता है। ठीक है, धीरे धीरे इस स्टेज में जब वो 0 से 18 महीने की एज तक पहुंचता है, अपने आसपास, अपने माहौल में, अपने इन्वायरमेंट में जब वो रहता है तो वो धीरे धीरे इस चीज़ को महसूस करने लगता है कि वो अब इस वर्ल्ड में सुरक्षित है, या आसपास के जो लोग हैं वो उसका ख्याल रख रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रस्ट डेवलप करना उसके अंदर ये इस स्टेज में होता है। ये सोशलाइजेशन का एक स्टेज है जिसमें पहला स्टेज क्या होता है, ट्रस्ट जगाना कि वो इस वर्ल्ड में जिसमें उसने जन्म लिया है इसमें वो सेफ है या सुरक्षित है। ठीक है, ये हो गया स्टेज 1। इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट की ही बात होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे स्टेज पे, जो कि है स्टेज 2 है ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट। ऑटोनोमी मतलब आप जानते हैं होता है खुद पर डिपेंडेंसी, अपने ऊपर डिपेंडेंट होना, इसी को हम ऑटोनॉमी कहते हैं, अपने ऊपर निर्भरता। ठीक है, वर्सेस सेम एंड डाउट, ये स्टेज 2 है। इसमें हम उन बच्चों को कंसीडर करते हैं जो 18 महीने से ऊपर, 18 महीने से ऊपर और 3 साल से कम के होते हैं। उनको एरिक एरिक्सन ने इस स्टेज ग्रुप में रखा था। इन बच्चों को हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। आपने डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड में पढ़ा होगा, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होता है ये। 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी होते हैं, उसमें ये अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है। ठीक है, इसमें उन बच्चों को रखा जाता है जो 18 महीने से अधिक और 3 साल से कम के होता है। आपने अपने आसपास बहुत सारे बच्चों को देखा होगा इस एज ग्रुप में जो 18 महीने से अधिक हैं और 3 साल से कम हैं, तो उनके अंदर जो साइकोलॉजिकल चेंज आते हैं इस उम्र में वो क्या होता है, इसके बारे में एरिक एरिक्सन ने इस स्टेज में समझाया था। देखिए, इस स्टेज में क्या होता है, आप अक्सर किसी बच्चे से बात करेंगे तो आप जरूर इस बात को महसूस कर पाएंगे कि जो यंग चाइल्ड है, जो इस स्टेज पर खुद को पाता है, वो यह दर्शाने लगता है कि उसे आज़ादी और खुद पर कंट्रोल चाहिए। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को अपने आसपास खेलते हुए, इसके पहले वो आपके साथ या अपनी माँ के या पिता के गोद में रहते हैं, वो खेलते हैं, लेकिन अब इस स्टेज पे पहुंचने के बाद वो नई नई चीज़ों को सीखते हैं, या कोई खिलौने ही हैं तो उसको लेकर के वो खुद में किनारे होकर के खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, उनको खुद पे आज़ादी चाहिए, वो समझते हैं कि वो खुद डील कर लेंगे चीज़ों से, तो वो थोड़ी बहुत अपने ऊपर कंट्रोल चाहते हैं या अपनी आज़ादी चाहते हैं। प्रीवियस स्टेज में बच्चे अपने केयर और सेफ्टी के लिए अपने पेरेंट्स पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है। ठीक है, 0 से 18 महीने के बच्चे जो होते हैं वो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। इस स्टेज पर देखिए, पिछला स्टेज क्या था, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, उसमें उनके अंदर साइकोलॉजिकल ट्रस्ट डेवलप होने लगा है। ठीक है, जब इस स्टेज पर पहुंचते हैं तो उन्हें ट्रस्ट लगभग हो जाता है
ट्रस्ट हो जाता है या अभी भी प्रोग्रेस में है, जो आखिरी स्टेज पर है। जैसे जैसे वो स्टेज 2 में आगे बढ़ते बढ़ते हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनके अंदर पर्सनल इंडिपेंडेंस और कंट्रोल को वो महसूस करना शुरू कर सकें। देखिए, जब 18 महीने के बाद के जो बच्चे हैं वो थोड़ी सी लिबर्टी चाहते हैं, थोड़ा सा इंडिपेंडेंस चाहते हैं, खुद पे कंट्रोल चाहते हैं, और उनको पर्सनल इंडिपेंडेंस और कंट्रोल उनको महसूस होना चाहिए। ये हर पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जब कोई भी इंसान खुद पे पर्सनल इंडिपेंडेंस या कंट्रोल महसूस करता है तो वो नई नई चीज़ें करने की कोशिश करता है या सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, डिपेंडेंसी में हम बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, क्योंकि हमें पता है हम दूसरे पे आश्रित हैं, वो जैसा कहेगा वैसा हमें करना है। लेकिन जब इंडिपेंडेंसी की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा दिमाग अपने आप वर्क करना शुरू करता है, हम सोचना शुरू करते हैं। तो इस स्टेज में बच्चा उसी लेवल पे पहुंचा है जहां वो अपने आप पे कंट्रोल चाहता है, अपने ऊपर इंडिपेंडेंस चाहता है, और पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि उन्हें वो थोड़ा बहुत पर्सनल इंडिपेंडेंस दें, पर्सनल आज़ादी दें, जिससे कि वो धीरे धीरे डेवलपमेंट के स्टेज पर आगे बढ़ पाए। अब पर्सनल इंडिपेंडेंस क्यों देना चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जैसे जैसे वो खुद के लिए काम करना सीखेंगे, खुद अपने ऊपर इंडिपेंडेंट हैं, खुद खेलते हैं या काम करना सीखेंगे, उनके अंदर खुद पर कंट्रोल और कॉन्फिडेंस दोनों की फीलिंग्स आने लगती हैं। कोई बच्चा है, आपने मैक्सिमम देखा होगा अपने अराउंड आसपास के माहौल में, आपने इस उम्र के बच्चों को देखा होगा जो अकेला खेलना पसंद करते हैं। कोई खिलौना है उसको लेकर के अलग अलग एक्शन से खेलना पसंद करते हैं, तो उनका दिमाग अब उनको कंट्रोल कर रहा है, उन्हें पता है कि वो कैसे खेल रहे हैं। अब वो किसी के कहने पर डिपेंडेंट नहीं है, उन्हें माँ नहीं बता रही या पिता नहीं बता रहे हैं कि तुम्हें कैसे खेलना है। अगर बता भी रहे हैं तो वो उसको एक्वायर करने की बजाय खुद से, खुद का जो उनका दिमाग कहता है वैसा वो खेलना पसंद करता है। और ऐसा करने से उनके ऊपर, उनके दिमाग पर खुद का कंट्रोल और कॉन्फिडेंस दोनों की फीलिंग्स आने लगती हैं, जो डेवलप होना बहुत ज़रूरी है इस स्टेज पे। ये हो गया स्टेज 2, जिसमें वो खुद की तरफ, खुद के डिपेंडेंसी की तरफ बढ़ते हैं, और सेम एंड डाउट उनके मन से हटना चाहिए। उनके अंदर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, खुद को वो पर्सनल इंडिपेंडेंस की फीलिंग उनके अंदर आनी चाहिए। अब चलते हैं तीसरे स्टेज पर, स्टेज 3 है। ये उन बच्चों को इस कैटेगरी में रखा गया है जो 3 साल से बड़े और 6 साल से कम है। 3 से 6 के रेंज में जो बच्चे हैं उनको हम इस स्टेज पर रखते हैं। इस स्टेज का नाम जो एरिक एरिक्सन ने दिया था वो था इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ठीक है, इनिशिएटिव मतलब क्या होता है, आप जानते हैं इनिशिएटिव मतलब होता है पहल करना, खुद से पहल करना। और गिल्ट मतलब क्या होता है, गिल्ट मतलब होता है कि कोई भी अपराध की भावना आना। इस स्टेज के बच्चे जो हैं, जो डेवलपमेंट स्टेज में होते हैं, उनको कहते हैं प्री स्कूल। प्री स्कूल डेवलपमेंट स्टेज है ये। ठीक है, इसमें वो बच्चे आते हैं जो 3 से 6 साल के बीच के होते हैं। अब देखिए, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये जो है एरिक एरिक्सन थियोरी का 3rd स्टेज है। ठीक है, एरिक एरिक्सन के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का स्टेज 3 है। ये उस ड्यूरेशन में होता है जब बच्चे 3 से 6 साल के होते हैं। इस स्टेज में जो चाइल्ड है वो अपना पावर और कंट्रोल अपने ऊपर महसूस करने लगता है। देखिए, इस स्टेज में जो चाइल्ड है वो पावर अपने ऊपर से धीरे धीरे फैलाता है। स्टेज 2 में मैंने बात किया कि वो अपने ऊपर कंट्रोल, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे महसूस करना शुरू करते हैं। स्टेज 3 में क्या होता है कि वो उस कंट्रोल को धीरे धीरे असर्ट करते हैं बाहर की दुनिया में या अपने आसपास के माहौल में। ठीक है, अब ये कैसे होता है, तो या तो वो प्ले के थ्रू होता है, या तो वो खेलते हैं उसके थ्रू होता है, या फिर सोशल इंटरेक्शन की तरह होता है, या फिर कुछ लोगों से बात करते हैं उससे होता है। इस उम्र में जब बच्चे पहुंचते हैं तो अपने आसपास के लोगों से वो बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अभी भी वर्ड से वो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, शब्द वो सही बोले गलत बोले, लेकिन कोशिश करना वो शुरू कर देते हैं सोशल इंटरेक्शन का और खेल का, और इसकी वजह से ये पावर को असर्ट कर पाते हैं अपने ऊपर। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये इनिशिएटिव क्या है, पहल करना क्या है, देखिए ये एक मन का डिजायर है, मन की इच्छा है। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव या पहल करना किसे कहेंगे, ये मन की इच्छा होती है, डिजायर होता है नए नए काम करने को, या नई एक्टिविटी में ज्वाइन करने को, या फिर खेल में नई स्किल्स का यूज करने को। इनिशिएटिव इसी को तो कहेंगे। इस उम्र के बच्चे और क्या करेंगे, या तो वो नए नए काम करते हैं, न्यू टास्क को, या फिर नए प्ले में
वो अपने आप को नए एक्टिविटीज़ में अपने आप को खुद से ज्वाइन होते हैं या फिर किसी भी खेल में नए स्किल्स को इस्तेमाल करते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टेज 2 क्यों इंपॉर्टेंट है, उनका खुद पे कंट्रोल और सेल्फ इंडिपेंडेंस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब उनके अंदर कंट्रोल और सेल्फ इंडिपेंडेंस होगा तभी वो अपने मन से बिना डर के वो नए स्किल्स को ट्राई करेंगे, यूज करेंगे। सक्सेसफुल है, सही है, गलत है, ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि उन्हें इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि वो खुद से, उनका जो दिमाग है, जो माइंड है, वो वर्क करे, वो खुद से अपने आप को नई नई चीज़ें ट्राई करें। ठीक है, और वो इस स्टेज में होता है, थर्ड स्टेज में, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड में, जिसमें वो इनिशिएटिव करते हैं, पहल करते हैं नई नई चीज़ों को करने के लिए। इनिशिएटिव का मतलब ही होता है कि अपने मन की इच्छा, जो हम नई नई चीज़ें करने के लिए उत्साहित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, कोई टास्क है उसको ज्वाइन करना होगा, दोस्तों के साथ खेलना होगा, अपना कोई राय देना। अब ये चाइल्ड पूरी तरह से डेवलप तो हुआ नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स मैटर्स में डिस्कशन करे या खेले, वो खेल की ही बात करेगा, खेल की ही चीज़ों को जो उसको समझ में आ रहा है, छोटी मोटी चीज़ें हैं उसमें पहल करेगा। तो उन्हें वो पहल करने के लिए आज़ादी की फीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है, जो स्टेज 2 में डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जो चाइल्ड है इस स्टेज में अपने ऊपर पावर महसूस करने लगता है, अपने आसपास के माहौल में पावर महसूस करने लगता है। देखिए, ये तो स्टेज बहुत छोटा है, 3 साल से 6 साल के बच्चे बहुत छोटे हैं। आप अपनी एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप अगर आपकी कहीं पावर महसूस नहीं हो रही, जैसे अगर आप फैमिली में डिस्कशन कर रहे हैं, आप 20 से 25 साल के बच्चे हैं, और अगर आप पावर महसूस कर रहे हैं तो अपनी फैमिली में कोई कॉम्प्लेक्स मैटर पर डिस्कशन हो रहा है तो आप अपना सजेशन देंगे या राय देंगे, पहल करेंगे बताने की। वो सही है, गलत है, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन आप पहल करेंगे। पहल करना बहुत ज़रूरी है इस स्टेज में। जब बच्चा 3 से 6 साल का है तो वो पहल करने का कॉन्फिडेंस उसके अंदर डेवलप होना चाहिए, वो पहल करना चाहिए। वर्सेस गिल्ट, बिना उसे ये फीलिंग हुए, बिना उसे अपराधी की फीलिंग हुए कि वो गलत कर रहा है या वो फेल हो जाएगा या उसका जो राय है वो सही नहीं है, इन सब की फिक्र किए बगैर उसे पहल करना सीखना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ इनिशिएटिव, इनिशिएटिव के फायदे क्या क्या हैं। इनिशिएटिव के बहुत सारे फायदे हैं, पहल करने के बहुत सारे फायदे हैं। देखिए, जो भी किड जिसके अंदर इनिशिएटिव का डेवलपमेंट हो जाता है वो बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं नई नई चीज़ों को, नए नए एक्सपीरियंसेस को महसूस करने के लिए, विदाउट फियर ऑफ फेलियर। उनको अब डर नहीं है, अगर वो इनिशिएटिव डेवलपमेंट उसके अंदर होता है तो उन्हें ये डर नहीं होता है कि वो फेल हो जाएंगे। ठीक है, उन्हें ये, इस डेवलपमेंट से उन्हें ये इच्छा आती है कि वो नई नई पहल करें, नए नए एक्सपीरियंसेस को महसूस करें, और ये बहुत इसका फायदेमंद होता है जैसे जैसे हम आगे के स्टेजेस में बात करेंगे। ये जो सारे स्टेजेस हैं एक तरह से एक दूसरे से लिंक्ड हैं। जो बच्चा स्टेज 1 में अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, वो स्टेज 2 में ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और डेवलपमेंट करेगा। स्टेज 2 से स्टेज 3 में, फिर स्टेज 4 में, ऐसे वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ता जाता है। तो हर एक स्टेज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, अब जब बेनिफिट है इनिशिएटिव की मैं बात कर रहा था, तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब इनिशिएटिव डेवलपमेंट होता है तो बच्चा फेल्योर के लिए डरता नहीं है, वो डरता नहीं है कि वो फेल हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहता है कि वो नई नई चीज़ों को ट्राई करे, नई नई चीज़ों को सीखे। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ इनिशिएटिव में दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है कि अगर उनसे गलती हुआ है, इवन इफ दे डू मिस्टेक्स, दे डू नॉट फील गिल्टी। उनको अपराध की फीलिंग नहीं आती है, दे अंडरस्टैंड द नीड ऑफ ट्राइंग अगेन। समझा, अगर वो नई नई चीज़ों को ट्राई करता है, इनिशिएटिव डेवलपमेंट अच्छा है, तो उसके अंदर फेल्योर का डर नहीं रहेगा। जब फेल्योर का डर नहीं रहेगा तो उसको गिल्टी की फीलिंग नहीं आएगी। जब गिल्टी की फीलिंग नहीं आएगी तो अगर वो फेल भी हो गया तो वो एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ पाएगा, वो है ट्राइंग अगेन, वो फिर से ट्राई करेगा। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है इनिशिएटिव का।
अब तीसरा बेनिफिट कि ये लगातार जो ट्राई कर रहा है या इनिशिएटिव कर रहा है, इसका फायदा और क्या हो सकता है, तो ये है कि जैसे जैसे वो इनिशिएटिव डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे किसी भी चीज में वो इनिशिएटिव लेता है, तो उसके अंदर अपने आप ये एबिलिटी पैदा होने लगती है, जिसमें वो एक दिशा पाने लगता है। देखिए आप समझिए, जब नई नई चीजें ट्राई कर रहा है, उसे पता है कि ये बात, जैसे एक चीज ट्राई किया और वो फेल हो गया, तो वो फिर से ट्राई करेगा, लेकिन इस बार वो कुछ दूसरे तरीके से ट्राई करेगा ताकि वो फिर से फेल ना हो। ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए, एक डायरेक्शन पाने के लिए ट्राई करना बहुत जरूरी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लगातार ट्राई करना विदाउट फीलिंग ऑफ फियर ऑफ फेल्योर, बिना फेल होने के डर से। अब जब वो ऐसा ट्राई करता जा रहा है, तो उसके अंदर एक का जन्म लेता है और उसे एक दिशा मिलता है, और वो डरता नहीं है अलग अलग चीजें ट्राई करने से। उसे ये डर नहीं है कि वो फेल हो जाएगा, वो फिर से ट्राई करेगा, इस बार किसी दूसरी तरीके से ट्राई करेगा और शायद सक्सेसफुल हो जाए। तो ये उसके अंदर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, उससे वो आगे बढ़ता है, उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। अब अगर मैं बात करूं कि हाउ डू किड्स डेवलप इनिशिएटिव, इनिशिएटिव कैसे डेवलप होता है, इनिशिएटिव कैसे डेवलप होता है किसी भी बच्चे के अंदर। देखिए, जब बच्चा इस स्टेज पे होता है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज में, 3 साल से 6 साल के बच्चे इस स्टेज में कंसीडर किए जाते हैं, उनकी जो सोच है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी भी इनिशिएटिव डेवलपमेंट के लिए जो सोच है, इमेजिनेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसके इनिशिएटिव डेवलपमेंट के लिए। सोच, इमेजिनेशन। उसके बाद होता है कि अगर उसे आज़ादी मिली है, जो पिछले स्टेज में मैंने बात किया था कि उसे थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, सेल्फ इंडिपेंडेंस की फीलिंग आनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर उसे आज़ादी मिलती है और उसको इनकरेजमेंट मिलता है, बढ़ावा मिलता है, तो जो चाइल्ड है वो बहुत एक्साइटेड महसूस करता है और वो उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है जो उसके बस में है। देखिए, इसको अगर ऐसे समझाया जाए कि अगर थोड़ी भी आज़ादी बच्चे को मिली है, तो उसे पता है कि उसे इस चीज़ में रोका नहीं जा रहा, उसका जो दिमाग है वो बहुत तेज वर्क कर रहा है। ठीक है, वो अभी एक चीज़ ट्राई किया है, पहल किया है, शायद वो फेल हो गया होगा, लेकिन उसे आज़ादी है, उसके अंदर गिल्ट की भावना नहीं है, तो वो फिर से ट्राई करेगा। और ये जो इमेजिनेशन डेवलपमेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आगे के चाइल्ड डेवलपमेंट में। अब अगर हम बात करें गिल्ट की, ये तो हो गया इनिशिएटिव के बारे में मैंने समझाया, तो चलिए अब बात करते हैं गिल्ट की। गिल्ट का मतलब होता है अपराध। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी बच्चा है, अगर उसको सही से पर्सनल इंडिपेंडेंस नहीं मिला है, या उसके माइंड पे, अपने आसपास पे वो कंट्रोल महसूस नहीं करता है, तो वो डरता है कोई भी इनिशिएटिव लेने के लिए। ठीक है, उसको डर होता है कि वो फेल हो जाएगा या वो फेल्योर है, इस तरह की भावना उस बच्चे के अंदर आती है। अगर गिल्ट की फीलिंग अंदर आने लगी, तो इससे बहुत बार इरिटेशन होता है। कोई भी बच्चा जो है वो हमेशा इरिटेटेड महसूस करेगा या फिर एम्बैरेस्ड महसूस करेगा। ठीक है, उसको शर्म आती है, उसे डर होता है कि वो फेल हो जाएगा, या इस तरह की फीलिंग आती है, तो इसलिए गिल्ट को अवॉइड करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, एक्सपीरियंसिंग गिल्ट, अगर कोई भी बच्चा है, अगर वो गिल्ट महसूस कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर ये भावना आती है कि लोग उसे बैड समझते हैं। एक्सपीरियंसिंग गिल्ट से ये फीलिंग आती है कि जो लोग हैं वो उसे बैड कंसीडर कर रहे हैं या उसे सक्सेसफुल नहीं मान रहे हैं। गिल्ट किसी भी बच्चे के अंदर डेवलप नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी बच्चा सही से, उसका डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रोग्रेस हो रहा है, अगर उसने इनिशिएटिव डेवलपमेंट कर लिया है अपना, तो उसके अंदर गिल्ट आने की संभावना बहुत कम होती है, बहुत कम चांस होता है कि उसके अंदर गिल्ट आएगा। लेकिन वहीं पे अगर कोई बच्चा सही से डेवलपमेंट के रास्ते पे आगे नहीं बढ़ रहा, तो उसके अंदर गिल्ट की फीलिंग आती है, और उसकी वजह से उसे लगता है कि वो एक फेल्योर है, या उसके अंदर लोग उसके बारे में सही ओपिनियन नहीं रखते हैं। और ये जो गिल्ट की फीलिंग है, ये बहुत बेकार होती है, ये आगे बढ़ने से रोकती है। ठीक है, रिट्राइंग से रोकती है, ये
अगर आपके अंदर गिल्ट की फीलिंग आ गई तो आप कोई भी चीज़ रीट्राई नहीं करते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि इस गिल्ट की फीलिंग को कैसे हम रोक सकते हैं। ये गिल्ट को हम कैसे लिमिट कर सकते हैं या रोक सकते हैं, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस स्टेज में अगर हम साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो गिल्ट जो है वो आपको पीछे की तरफ ढकेलता है, ये आपको आगे जाने से रोकता है, और जो आगे के स्टेजेस हैं इस पे आपका सही डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो अगर कोई भी बच्चा है जो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है या इनिशिएटिव कंप्लीटली बिल्ड नहीं कर पा रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके में लो है, तो उसके अंदर गिल्ट की फीलिंग डेवलप होने लगती है। उसे रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, किसी भी चाइल्ड को ये समझाना बहुत जरूरी है, पहला पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो किसी भी चाइल्ड को ये समझाना बहुत जरूरी है कि जो गलतियां हैं ये इसका मतलब फेल्योर नहीं होता है, गलतियों का मतलब फेल्योर नहीं होता है, ये समझाना बहुत जरूरी है। गलतियां बल्कि एक रास्ता होती हैं, एक अपॉर्चुनिटी होता है हमें नई चीज सीखने का या नए तरीके से किसी भी काम को करने का। ये फीलिंग बच्चे के अंदर डेवलप करना बहुत जरूरी है। मिस्टेक से ही गिल्ट की फीलिंग आती है, तो ये बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि उनकी जो गलतियां हैं वो एक अपॉर्चुनिटी हैं नई चीजों को सीखने के लिए। फिर दूसरा पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो दूसरे पॉइंट में ऐसे बच्चों के अंदर गिल्ट को रोका जा सकता है, वो है कि पेरेंट्स और टीचर को कभी भी एक्सेसिव क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे इनकरेज करना चाहिए ट्राई करने के लिए। लगातार वो ट्राई करता रहेगा तो वो आगे सक्सेसफुल होगा, लेकिन उसके अंदर ये क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, एक्सेसिव क्रिटिसिज्म। जहाँ नेसेसरी है वहाँ करना गलत नहीं है, लेकिन एक्सेसिव नहीं करना चाहिए। हर बात पे उसको हीन भावना फीलिंग नहीं आने देना चाहिए उसके अंदर, और उसको पॉजिटिव वे में उसको आगे बढ़ने के लिए इंकरेज करना चाहिए। ठीक है। तीसरा है, कभी भी किसी भी बच्चे के अंदर अगर गिल्ट की फीलिंग को रोकना है, कंट्रोल करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि कभी भी ओवर डायरेक्शन नहीं देना चाहिए। ठीक है, ओवर डायरेक्शन किसी भी बच्चे को जल्दी नहीं देना चाहिए। देखिए, सेकेंड स्टेज में मैंने बात किया था कि बच्चे के अंदर सेल्फ इंडिपेंडेंस की फीलिंग होनी बहुत जरूरी है, जिससे कि वो अपने दिमाग को और ब्रॉड कर पाता है और सोच पाता है, नई नई चीजें ट्राई कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको सेल्फ इंडिपेंडेंस नहीं देंगे और ओवर डायरेक्शन करेंगे, उसको हर समय बताते रहेंगे क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, तो इससे उसके अंदर जो उसका ब्रेन है वो सेल्फ इंडिपेंडेंस फील नहीं कर पाता है, उसके सोचने की जो क्षमता है वो बहुत कंट्रोल्ड हो जाती है, और जिसकी वजह से वो बियॉन्ड द लाइन नहीं सोच पाता है। ठीक है, तो ओवर डायरेक्शन देने से बचना चाहिए, बच्चे को आगे बढ़ने में इंकरेज करना चाहिए। अगर वो कोई गलती कर रहा है जिससे कोई हार्मफुल गलती नहीं है तो उसे रोकना नहीं चाहिए, उसे गलती करने देना चाहिए। जिससे क्या होता है कि वो गलती होगा, फेल होगा, तो फिर से वो नए तरीके से उसी काम को आगे करेगा और वो सक्सेसफुल होगा। अब चलते हैं हम स्टेज 4 में, जो कि है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। अभी मैंने बताया कि जो स्टेजेस हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अब इस स्टेज में उन बच्चों को कंसीडर किया जाता है जो 6 से 12 साल के बीच के उम्र के हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड जो डेवलपमेंट की इस स्टेज पे होते हैं, उन्हें हम, उनका जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की जो थियरी है एरिक्सन की, तो उसका स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। ठीक है, ये 4th स्टेज होता है एरिक्सन थियरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का, और ये भी जो प्रीवियस 3 स्टेजेस हैं उससे लिंक्ड होते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए, 6 से 12 साल के बच्चे अगर मैं बात करूं तो ये आप क्या सोचते हैं, ये वही बच्चे हैं जो अब स्कूल जाना शुरू करते हैं। ठीक है, अब स्कूल जब वो जा रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो उनका इन्वायरमेंट है, जो उनके आसपास का माहौल है, वातावरण है, वो अब बदलने जा रहा है। ठीक है, इस एज में बच्चे स्कूल जाते हैं, नए फ्रेंड्स बनाते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, नए टीचर्स होते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, तो उनका इन्वायरमेंट जो है वो अब बदलने लगा है। ठीक है, जो चाइल्ड का सोशल वर्ल्ड है वो अब और वास्ट होने जा रहा है। देखिए, चाइल्ड का सोशल वर्ल्ड जब वो अभी तक छोटा था तो उसके पेरेंट्स थे, उसके नेबर्स थे, ये उसका सोशल वर्ल्ड था। अब इसी, जब वो स्कूल जाता है इन एज में, तो उसका जो ये एक्सटेंशन है वो बढ़ गया। अब उसके आगे फ्रेंड्स, टीचर्स,
कलीग्स, जो स्कूल में और सारे स्टाफ मेंबर्स होते हैं, ये सारे, तो ये इसका सोशल वर्ल्ड जो है वो अब बढ़ गया और वास्ट हो गया। ठीक है, अब इस स्टेज में सोशल इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। अभी तक जो बच्चा, जो चाइल्ड था, या तो अपने पेरेंट्स से बात करता था या अपने नेबर से बात करता था, अपने पड़ोसी से, इन लोगों से बात करता था, लेकिन इसी इंटरेक्शन में अब नाम बढ़ गए, अब फ्रेंड्स भी आ गए, टीचर्स भी आ गए। ठीक है, इसी में स्टाफ मेंबर्स भी आ गए, प्रिंसिपल आ गए, अलग अलग चीज़ें इसमें बढ़ती चली जा रही हैं। अब इनका जो ये दायरा था वो बढ़ के इंटरेक्शन का और ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो जो सोशल इंटरेक्शन है वो बच्चा, उसका जो सोशल इंटरेक्शन, बच्चे की जो सोशल इंटरेक्शन की फील्ड थी वो अब बढ़ गई। ठीक है, अब इसमें बच्चे के मेंटल हेल्थ में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। अब देखिए, अब अभी तक बच्चा एक सिंगल बॉडी था। ठीक है, घर पे था, वो सिंगल बॉडी था, अपने ब्रेन को वो डेवलप कर रहा था, एक्टिविटीज़ कर रहा था, एक्टिविटीज़ में मैक्सिमम प्ले ही आता है, खेल रहा था। ठीक है, अब जब बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल में अब उसके पास कंपटीटर्स आ गए। अब वो सिंगल बच्चा नहीं है, अब और उसकी एज के और सारे बच्चे आ गए। इस स्टेज में क्या होता है कि अगर बच्चा कुछ खास चीज़ें जानता है या उसकी एबिलिटीज़ कुछ खास हैं या उसने कुछ अच्छा हासिल किया, जैसे स्कूल में क्या होता है कि कोई एग्ज़ाम हो रहा है या फिर क्लास में टीचर्स ने कोई क्वेश्चन पूछा, तो अगर बच्चा उसका आंसर देता है तो एक फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट आता है, उसके अंदर आता है कि वो और बच्चों से कुछ एबिलिटीज़ में बेहतर है। ठीक है, अब इसका होने से क्या होता है कि उसके अंदर ये पॉजिटिव एनर्जी एक आती है, जिसकी वजह से वो बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करता है। ठीक है, किसी भी बच्चे के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में फ्रेंड्स और क्लासमेट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इससे पहले जो स्टेजेस थे उसमें बच्चे का जो इंटरेक्शन था वो मेनली फैमिली मेम्बर से होता था और जो नज़दीक के लोग होते थे उनसे होता था, लेकिन स्कूल के दिनों में उसका सोशल इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत लोगों से वो संपर्क में आता है, बहुत लोगों से इंटरेक्शन करता है। ठीक है, फ्रेंड्स हो गए, क्लासमेट हो गए, टीचर हो गए, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, प्ले हो गया, स्कूल वर्क हो गया। तो अगर उसमें ये सब एक्टिविटीज़ करते समय उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिकली बढ़ता है। ठीक है, अगर उसने अच्छा किया, देखिए, अगर उस कॉलेज एक्टिविटी स्कूल वर्क में उसने अच्छा किया तो उसको बहुत प्राउड फील होता है, बहुत वो गर्व महसूस करता है, और वो ये महसूस करता है कि उसकी एबिलिटी जो है उसके सेम एज के बच्चों से थोड़ी बेहतर है। ठीक है, और ऐसा होने से उसके अंदर और कॉन्फिडेंस आने से उसका जो दिमाग है और एक्टिवली वर्क करता है और एक्टिवली वो सोच पाता है। ठीक है, अब थोड़ा और चेंज ये आता है किसी बच्चे में स्कूल के दिनों में कि इसके पहले जो स्टेजेस की मैंने बात की थी उसमें बच्चे जो हैं वो मैक्सिमम टाइम खेल रहे होते हैं, उनकी जो एक्टिविटी होती है वो अधिकतर प्ले होती है, घर पे खेल रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अब जब वो स्कूल में गए हैं तो उनकी एक्टिविटीज़ का जो दायरा है वो अब बढ़ गया। ठीक है, अब वो जो जो कोई भी काम करते हैं या तो वो प्रेज के लिए या अटेंशन गेन करने के लिए करते हैं, या तो प्रेज के लिए, या तो अपनी तारीफ सुनने के लिए, या अटेंशन गेन करने के लिए करते हैं। ठीक है, स्कूल के समय में उनका जो परफॉर्मेंस है, जो स्किल्स है, उसकी अब जांच होती है। जो परफॉर्मेंस है या स्किल है उसकी अब जांच होती है। खेल में तो कोई उसका जांच करता नहीं था, वो कैसा खेल रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, उसकी रेटिंग नहीं हुआ करती थी। आप बात समझ पा रहे हैं? देखिए, प्रे जब वो खेलता था, सॉरी, देखिए डेवलपमेंट के इस स्टेज में स्कूल जाने से और क्या चेंजेस आते हैं इस पे अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसके पहले के जो स्टेज थे उससे में बच्चे मैक्सिमम किस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ करते थे, वो खेल में ही एक्टिविटी
एक खेली एक्टिविटी थी जिसमें इन्वॉल्व हुआ करते थे वो, ठीक है। और उसमें खेल में वो क्या उम्मीद करते थे कि या तो उनको तारीफ मिले या फिर उनको किसी के द्वारा अटेंशन मिले, या तो मदर फादर है या कोई और फ्रेंड्स है। देखिए स्कूल की एक्टिविटीज में, या यूं कहूँ इस स्टेज में, स्टेज 4 में, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी में एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज आता है। देखिए जब घर पे रहता है बच्चे, स्टेज 3 तक की मैं बात करूं, तो वो क्या होता है, वो उसकी मैक्सिमम जो एक्टिविटी होती थी वो खेल होता था, प्ले, वो खेलता था, ठीक है। और उसमें जो उसे सबसे ज्यादा चीजें उसे पसंद आती थी वो है या तो किसी का प्रेज, या कोई उसकी तारीफ कर दे, या उसे अटेंशन मिल जाए जो वो खेल खेल रहा है, ठीक है। तो इससे वो बहुत सेटिस्फाइड महसूस करता था, खुश महसूस करता था, ठीक है। लेकिन स्टेज 4 में आने के बाद जब वो स्कूल जाना शुरू कर दिया है, तो उसका जो एक्चुअल स्किल है, जो उसकी एक्चुअल स्किल है, उसको इवेल्युएशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, यहाँ पर उसके अंदर एक कंपटीशन की भावना आने लगती है, कंपटीशन की भावना आने लगती है, क्योंकि इसके पहले जो था वो एक सिंगल बॉडी था, घर पर अपने पेरेंट्स के पास वो एक सिंगल बॉडी था, यहाँ उसको किसी से compete नहीं करना था। लेकिन जैसे ही वो स्कूल में जाता है, कोई भी प्ले है या कोई स्कूल वर्क है या किसी भी तरह की चीजें हैं, तो उसमें वो दूसरे बच्चों से बेहतर अगर करता है और उसमें उसको तारीफें मिलती हैं, ठीक है, तो उससे उसके अंदर एक कंपटीशन की फीलिंग डेवलप होने लगती है। अगर उसकी काम अच्छे हैं, उसे और तारीफें मिली या इंकरेजमेंट मिला, तो क्या होता है, वो अपने काम को, क्वालिटी ऑफ वर्क को और बढ़ाने की कोशिश करता है सॉरी, और बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है। और उसका जो अटेंशन है वो अपने क्वालिटी ऑफ वर्क की तरफ शिफ्ट होने लगता है, ठीक है। इस स्टेज में जो चाइल्ड है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम करने में तैयार होने लगता है और कॉम्प्लेक्स काम करने लगता है, ठीक है, स्कूल स्कूल डेज में। इसके रिजल्ट में वो नई नई स्किल्स को अपने अंदर डेवलप कर पाता है, ठीक है। इसलिए ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी चाइल्ड है, अगर उसके पेरेंट्स और उसके टीचर उसको थोड़ा सा बढ़ावा दें, उसकी तारीफें करें, तो उसके अंदर कॉम्पिटेंस की भावना आती है, वो कम्पीट करने की सोचता है और बच्चों से खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। और इससे उसकी एबिलिटीज में बहुत ज़्यादा सुधार आता है और बहुत ज़्यादा उसका जो दिमाग है वो आगे की तरफ सोचता है, उसकी जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। जो स्टेज 4 है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ये किसी भी बच्चे के लिए एक टर्निंग स्टेज है, जहाँ से वो उसकी डेवलपमेंट की स्पीड जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगती है। जब वो 6 साल से 12 साल के बीच में होता है, तो उसके अंदर ये सारी फीलिंग्स आने लगती हैं और ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडोलसेंस की, या नेक्स्ट स्टेज की बात करें, स्टेज 5, वो है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। आइडेंटिटी का मतलब आप जानते हैं, अपनी पहचान, और कंफ्यूजन मतलब किसी भी चीज़ को करने में उसका जो दिमाग है वो दो चीज़ों के बीच में अटका रहे, वो फैसले ना कर पाए कि कौन सा रास्ता सही है या गलत है, तो उसको हम कंफ्यूजन कहते हैं। ये मैक्सिमम 13 से 17 साल की एज गैप के जो बच्चे होते हैं, इनके बीच को ये इस स्टेज में रखा गया है। इस एज में बच्चे जो होते हैं वो डेवलपमेंट के हिसाब से वो एडोलसेंट कहे जाते हैं, ठीक है, युवा अवस्था, किशोरावस्था इसको हम कहते हैं, ठीक है। ये स्टेज जनरली 13 से 17 साल के बीच में आता है। अब इस स्टेज की खास बातें क्या हैं, देखिए इस स्टेज में जो एडोलसेंट है, जो बच्चा है, वो अपने इंडिपेंडेंस को और अपने खुद के होने के सेंस को महसूस करता है। अब उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है,
पेरेंट्स का, वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट महसूस करता है और वो खुद क्या है, उसका डेवलपमेंट किस रास्ते पे जा रहा है, उसको वो महसूस करने लगता है। ठीक है। अब आइडेंटिटी और रोल कंफ्यूजन होता क्या है, आइडेंटिटी और कंफ्यूजन क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। आइडेंटिटी अपनी पहचान और कंफ्यूजन। ठीक है। अब देखिए, स्टेज 4 तक अगर सही तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है तो अभी तक वो जान जाता है कि उसकी एबिलिटीज क्या क्या है, वो किस रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, सही है या गलत है। ठीक है। किन चीज़ों में वो बेहतर है, बाकी बच्चों से किन चीज़ों में वो बेहतर है, किन चीज़ों में कमज़ोर है। तो वो अपने आप को पहचानने लगता है, अपनी आज़ादी को पहचानने लगता है, अपनी एबिलिटीज़ को पहचानने लगता है। ठीक है। लेकिन अगर स्टेज 4 तक का डेवलपमेंट उसका सही रास्ते पे सही डायरेक्शन में नहीं है तो इस स्टेज में कन्फ्यूज़न होना बहुत आम सी बात है। ठीक है। अगर बच्चे को पता नहीं है कि उसकी एबिलिटीज़ क्या क्या है, उसकी खासियत क्या है, अगर उसने सही से compete नहीं किया स्टेज 4 में, वो अपने आप को एक फेल्योर की तरह महसूस करता है, तो उसके माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन जन्म लेंगे। ठीक है। देखिए, जब चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ बच्चा जाता है, जब भी चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ बच्चा जाता है तो उनके अंदर कंफ्यूजन आना बहुत आम सी बात है। चाइल्डहुड से एडल्टहुड की ओर जाता है तो कंफ्यूजन आना बहुत आम है। ठीक है। उनके अंदर ये आता है कि इस सोसाइटी में उनका रोल क्या है। अब उनका जो दिमाग का दायरा है वो और बढ़ गया है। ठीक है। उनके अंदर अपने आप को जानने की इच्छा बढ़ जाती है, वो अलग अलग रोल बिहेवियर एक्टिविटीज करते हैं अपने आप को पहचानने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, कुछ बच्चे खेल में अच्छे हैं। ठीक है। तो वो अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, अलग अलग गेम खेलते हैं, जिससे उनको पता चले कि उनकी एबिलिटीज किस में बहुत ज़्यादा हैं। अगर पढ़ाई की बात करें तो मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, आर्ट्स पढ़ते हैं। तो इस समय वो उस स्थिति में पहुंचे हैं जहां वो डिसाइड कर पाते हैं कि उनकी जो इंटरेस्ट है वो किस फील्ड में ज़्यादा है, वो अपने आप को पहचानना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अपने आप के फॉर्मेशन के लिए ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम सोसाइटी में किस जगह पर हैं और हमारी जो इंटरेस्ट है वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है। जैसे जैसे नए एक्सपीरियंस आएंगे, नई जानकारियां इकट्ठा होंगी, तो वो उन चीज़ों को ट्राई करके अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी बनाते हैं और उस पर आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनके अंदर सेंस ऑफ कंफ्यूजन डेवलपमेंट होता है, और जिसकी वजह से आगे की जो स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं, जो स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात है, तो वो कंफ्यूजन बढ़ता जाता है, वो कंफ्यूज होते जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी किसे कहते हैं, तो आइडेंटिटी बेसिकली होता है हमारे एक्सपीरियंसेस जो हमने महसूस किए हैं, रिलेशनशिप जो हमारे रिश्ते हैं आसपास के, जो हम विश्वास करते हैं, या जो वैल्यूज़ या जो हमारी यादें हैं, उसको हम अपने अंदर किस तरह समेटते हैं, उससे अपने आप के बारे में क्या पहचान बनाते हैं, उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है। ये हमारे मन में हमारा एक इमेज बनाता है कि हम क्या हैं, मैं क्या हूँ। ये डेवलपमेंट आइडेंटिटी डेवलपमेंट होती है। ठीक है। और ये हमें दूसरों से अलग बनाती है। हर बच्चे का पर्सनल आइडेंटिटी यूनिक होता है, वो अपने बारे में बेहतर समझ पाते हैं इस स्टेज में जाके। कन्फ्यूजन क्या होता है, जब वो आइडेंटिटी अपनी नहीं पहचान पा रहे हैं, जो अलग अलग चीज़ें एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर गिल्ट की फीलिंग है, वो चीज़ों को एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप का ट्रू सेल्फ जो होता है वो पता नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कंफ्यूज होते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि इस सोसाइटी में मेरा रोल क्या होने वाला है, मेरा इंटरेस्ट किसकी तरफ है, मेरी एबिलिटीज़ क्या क्या है। तो वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। अब इसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान होते हैं, उनको कुछ पॉइंट्स में समझ लेते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ आइडेंटिटी। अगर हम हमारा डेवलपमेंट इस तरह है कि हम आइडेंटिटी को समझ पाएँ तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, आइडेंटिटी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है। अगर फर्स्ट पॉइंट में मैं बात करूं तो ये हमें पता चलता है कि हम ट्रू सेल्फ हमारा है क्या, हमारी एबिलिटीज़ क्या क्या है। ठीक है। अगर दूसरा बात करूं तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस
सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। हमें अब जब हम खुद को पहचान लेते हैं तो हमें पता है कि हम कौन से काम कर पाते हैं, कर सकते हैं, कौन से काम नहीं कर सकते हैं। इससे हमारे अंदर बहुत सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट होता है। और कॉन्फिडेंस कितना ज़रूरी है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद से सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे अंदर आता है। हम कोई भी चीज़ सोचने या कोई भी चीज़ ट्राई करने के लिए आज़ाद महसूस करते हैं। हम डरते नहीं हैं, गिल्ट की फीलिंग नहीं आती। इंडिपेंडेंस, हमारे अंदर गिल्ट की फीलिंग नहीं आती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कंफ्यूजन, जो कंफ्यूजन आता है इसके क्या क्या नुकसान है। देखिए, कोई भी चीज कमिट करने में हमें डिफिकल्टी होगी, ठीक है। जब हमारे अंदर कंफ्यूजन होगा तो हम डिसीजन मेकिंग में बहुत स्लो हो जाएंगे। हमें कोई भी चीज का कमिटमेंट करने में कंफ्यूज रहेंगे, बहुत मुश्किलें आएंगी। दूसरा है, हम कहें मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ हमारा बहुत खराब हो जाता है। हम सही से फैसले नहीं कर पाते हैं, सही से सोच नहीं पाते हैं, चीज़ों के एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हैं, अलग अलग तरह की दिक्कतें आती हैं। कॉन्फिडेंस, सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ आती है कि हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत लो हो जाता है, ठीक है। और चौथा है लैक ऑफ सेल्फ सेंस, हम अपने बारे में, अपनी एबिलिटीज के बारे में पहचान करना भूल जाते हैं, ठीक है। ये हो गया स्टेज 5, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। अब हम बात करते हैं अगले स्टेज की, जो है स्टेज 6, ठीक है। 6th स्टेज है ये एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की। इसको हम कहते हैं इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब, इंटीमेसी मतलब होता है, 6th स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। देखिए, आइसोलेशन मतलब होता है अकेलापन, ठीक है। ये मैक्सिमम यंग एडल्टहुड 19 से 40 ईयर्स के बीच में होता है, ठीक है। डेवलपमेंट स्टेज में इस स्टेज को हम कहते हैं यंग एडल्टहुड। ये होता है 18 टू 35 ईयर्स के एज गैप में, ठीक है। अब इस स्टेज की क्या खास बातें हैं ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब अगर मैं बात करूं 18 टू 35, तो अब हम सभी इस एज ग्रुप के पार्ट हैं, ठीक है। एरिक एरिक्सन थियोरी के अकॉर्डिंग हम इसी एज ग्रुप में आते हैं, 18 टू 35 में। अब इसमें क्या क्या रोल है एरिक एरिक्सन के थियोरी के अकॉर्डिंग, इसमें सोशलाइजेशन किस तरह से होता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, इस स्टेज पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है एक रिलेशनशिप बनाना दूसरे के साथ, ठीक है। किसी भी और दूसरे पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप बनाना, जो एक सोसाइटल टेंडेंसी है उसकी तरफ। तो हम एक रिलेशन बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है इसी स्टेज में होता है, ठीक है। इस स्टेज में अगर आप सक्सेसफुल हुए, देखिए, इस स्टेज में अगर आप सक्सेसफुल हुए तो फिर आगे की जो लाइफ है वो बहुत आसान हो जाती है। और अगर इस स्टेज में आप फेल्योर हुए तो बहुत सारी दिक्कतें आगे आने लगती हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत इस स्टेज में फेल होने का होता है वो होता है डिप्रेशन। इसी स्टेज में अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो आप डिप्रेशन के शिकार होते हैं। लोनलीनेस, अकेलापन, ये भी इसका एक बाई रिजल्ट है अगर आप इस स्टेज को सक्सेसफुली डील नहीं कर पा रहे हैं तो। आइसोलेशन, अकेलापन, ये भी इसका एक प्रोडक्ट ही है अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो अब इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। इसके पहले हम जानते हैं कि इंटीमेसी होती क्या है, आइसोलेशन क्या होता है, ठीक है। एक एक करके बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं इंटीमेसी की। देखिए, इस एडल्टहुड में 18 से 35 साल में जब हम एंटर करते हैं, स्टेज 5 से स्टेज 6 की तरफ हम जब आते हैं, तो हमारे इमोशनल वेलबींग के लिए, हमारा जो इमोशनल साइड है उसकी बेहतरी के लिए एक रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ठीक है। रिलेशनशिप डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट
पार्ट हो जाता है हमारे इमोशनल वेलबींग के लिए। ठीक है, इमोशनल वेलबींग आप समझ पा रहे हैं। और इसके लिए इसी चीज को हम कहते हैं इंटीमेसी, किसी से जुड़ना, जुड़ाव महसूस करना। ठीक है, अब इंटीमेसी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या हैं इंटीमेसी के? तो सबसे पहला बेनिफिट है ये है कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हैं हम। एक रोमांटिक रिलेशनशिप बिल्ड करने से क्या फ़ायदा होता है, हमारा जो इमोशनल वेलबींग है वो बहुत बेहतर हो जाता है, हमारा जो मानसिक वेलबींग है वो बहुत बेहतर हो जाता है। दूसरा होता है इस स्टेज में ही हम बहुत गहरे और मीनिंगफुल कनेक्शंस बना पाते हैं, गहरे और मीनिंगफुल कनेक्शन बना पाते हैं जो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहते हैं। ठीक है, और इसी स्टेज में एक पॉजिटिव रिलेशन हम बनाते हैं दोस्तों से, फ्रेंड से या फैमिली से, जिसका इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग अब पड़ना रहता है। फैमिली और फ्रेंड से एक पॉजिटिव रिलेशनशिप हम बिल्ड कर पाते हैं। ठीक है, इंटीमेसी हम ऐसे कह सकते हैं कि अपने पार्ट को दूसरे से जोड़कर और एक दूसरे को सपोर्ट करना या हेल्प करना, इसी को हम इंटीमेसी कहते हैं। देखिए क्या होता है, हम एक ट्रू सेल्फ अभी तक हैं, स्टेज 5 तक हम एक सिंगल बॉडी हैं, हम अपने डिसीजंस ले रहे हैं। ठीक है, अपनी एबिलिटी से चीज़ों को सीख रहे हैं, उस एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। स्टेज 6 में क्या होता है कि अब हमें एक पार्टनर चाहिए रहता है। ठीक है, एक पार्टनर को हम अपने लाइफ में एंट्री देते हैं और उसके बाद से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आइसोलेशन क्या होता है? आइसोलेशन होता है जब हम ऐसा नहीं कर पाते, हमारा जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट सही तरह से नहीं हो पाता है, तो हम बहुत रिजेक्टेड महसूस करते हैं। रिजेक्टेड मतलब ऐसे महसूस होता है जैसे हमें इस सोसाइटी को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें हम लोनलीनेस हो जाते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं, अकेलापन महसूस होता है, स्ट्रेस हमें घेर लेता है, डिप्रेशन एक और, डिप्रेशन बहुत ख़राब चीज़ होता है। तो अगर आपका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो रहा तो आप इन सब चीज़ों का शिकार होने लगते हैं। अब आइसोलेशन होता क्यों है? तो बहुत सारी वजह हो सकती हैं। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हो सकता है, बचपन में हमारा एक्सपीरियंस बेहतर ना हो, उसकी वजह से भी डिप्रेशन होता है। ठीक है, उसके बाद से हम खुद को ओपन अप नहीं कर पाते हैं। आइसोलेशन के रीज़न क्या है, कॉज क्या है? तो पहला हम कह सकते हैं कि अपने आप को ओपनली क्या कहते हैं, प्रेजेंट ना कर पाना, इन एबिलिटी टू ओपन अप, इंग्लिश में कहेंगे इन एबिलिटी टू ओपन अप। अगर हम खुल के अपने आप को, अपने विचारों को, अपनी एबिलिटीज़ को प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे तो हमारे अंदर आइसोलेशन की फीलिंग आने लगती है। दूसरा पॉइंट कॉज में कह सकते हैं कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, हमारा अगर बचपन पे एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो ये भी एक वजह हो सकता है डिप्रेशन में या आइसोलेशन में होने के लिए। ठीक है, ये दो मेन रीजन है जिसकी वजह से आइसोलेशन हो सकता है किसी के साथ। ठीक है, अब चलते हैं स्टेज 7 में। स्टेज 7 होता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मतलब होता है स्थिरता, अपनी लाइफ में स्थिरता एक आ जाए, या जनरेटिविटी होता है जिसमें हम स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखिए ये मैक्सिमम 35 टू 65 ईयर्स के एज गैप के जो लोग होते हैं, 35 टू 65 एज गैप के लोग होते हैं, वो इस स्टेज में काउंट किए जाते हैं। ये सारी मैं एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। तो एरिक एरिक्सन के मुताबिक जो भी लोग 35 से 65 ईयर्स के बीच में हैं वो स्टेज 7 में प्लेस्ड हैं, स्टेज 7 में उनको काउंट किया जाता है। ठीक है, अब इस स्टेज में मैक्सिमम क्या होता है, इस स्टेज के लोगों का जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, जो साइकोलॉजी है वो किस तरह काम करती है, इसके बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। पहला, इस स्टेज में जो लोग होते हैं वो मैक्सिमम कैरियर और फैमिली पे फोकस करते हैं, या तो उनकी कैरियर और फैमिली पर फोकस करते हैं। अगर वो सक्सेसफुल हैं
अगर वो सक्सेसफुल हैं तो इस एज ग्रुप में जो लोग हैं वो सेंस ऑफ अचीवमेंट फील करता है, उनको महसूस होता है कि उन्होंने कुछ हासिल किया अपनी लाइफ में। ठीक है, वो ये महसूस करते हैं कि उन्होंने लाइफ में कुछ हासिल किया है। उन्हें ये महसूस होता है कि उन्होंने सोसाइटी में अपना एक जगह बना दिया। ठीक है, उन्हें ये लगता है कि उन्होंने इस सोसाइटी में अपने लिए एक खास जगह बना लिया है। लेकिन अगर वो फेल हो गए हैं, ठीक है, तो उनके अंदर एक मीनिंगलेस लाइफ की फीलिंग आती है। उन्हें लगता है कि उनकी जो लाइफ है वो बिना किसी मतलब के आगे बढ़ रही है और उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया है। ठीक है, इस पे ज्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। आपको मैक्सिमम 18 ईयर्स तक का जो स्टेज 5 तक की है उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि बच्चों को जो आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो उसमें उस एज ग्रुप के ही बच्चे मैक्सिमम आपके पास होते हैं आपके सामने। ठीक है, तो स्टेज 7 में ये 4 पॉइंट समझ में आया। अगर स्टेज 7 में जो लोग भी कंसिडर किए जाते हैं वो कैरियर और फैमिली पे फोकस करते हैं। अगर उन्होंने अचीव कर लिया तो वो अपने आप को सक्सेसफुल और मीनिंगफुल लाइफ फील कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने सोसाइटी में अपना एक स्पेशल प्लेस बना लिया है। और अगर इन केस वो बच्चा या कोई भी इंसान उस जिसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ठीक तरह से नहीं हो रहा तो वो इस स्टेज में पहुंचकर मीनिंगलेस लाइफ फील करने लगता है। उसे लगता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ में कुछ हासिल नहीं किया या कुछ डेवलपमेंट नहीं की। ठीक है, अब चलते हैं स्टेज 8। ये लास्ट स्टेज है एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में। इसमें वो लोग काउंट किए जाते हैं जो 60 ईयर्स से अबव होता है। 60 ईयर्स या 65 ईयर्स से अबव होता है उसको हम इस स्टेज में काउंट करते हैं। इनको हम मैक्सिमम मैच्योर कहते हैं। जब हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये मैच्योरिटी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में ये मैच्योरिटी कही जाती है। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है वो अपने लाइफ के आखिरी स्टेज पे है, लास्ट स्टेज पे है। ठीक है, और अगर दूसरी पॉइंट की मैं बात करूं तो इस एज में जो लोग होते हैं वो अपने पीछे की जिंदगी को, जो स्टेज 7 तक की लाइफ थी, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में ये फैसले करते हैं कि उन्होंने अचीव कुछ किया है या वो अचीव नहीं कर पाए, वो अचीव नहीं कर पाए। अगर उन्होंने अचीव किया है तो उनके अंदर एक सेटिस्फेक्शन की, संतुष्ट होते हैं वो। अगर उन्होंने अचीव किया है तो उनके अंदर एक संतुष्ट की भावना आती है। उनको लगता है कि उन्होंने इंटीग्रिटी से अपनी लाइफ को जिया है। ठीक है, अगर उन्होंने अचीव नहीं किया है तो ये एज में बहुत सारे रिग्रेट, लोनलीनेस उनको महसूस होता है और उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया है और जो फेल्योर का रियल डेफिनेशन है उसको वो महसूस कर पाता है इस स्टेज में। ठीक है, तो ये थे एरिक एरिक्सन पर पूरा कंप्लीट डिटेल वीडियो। इसमें मैंने बात किया 8 स्टेजेस ऑफ एरिक एरिक्सन थियोरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। देखिए, एरिक एरिक्सन की जो थियोरी थी ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पर बेस्ड थी, ये फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं कर रही है। एरिक एरिक्सन ने, इसको मैं समरी में कहूँ तो मैं कहूँगा कि एरिक एरिक्सन ने हर अलग अलग एज ग्रुप पे जो ब्रेन है वो किस तरह से काम करता है, हमारा साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है, अगर हमने कुछ डेवलपमेंट सही रास्ते पे हैं तो हम कैसे सक्सेसफुल होते हैं, और अगर डेवलपमेंट सही रास्ते पे नहीं है तो हम कैसे लोनलीनेस, आइसोलेशन की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होते हैं। इसमें पूरे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की इन थियरीज पे आप एक चीज़ महसूस किए होंगे कि जो शुरू के 19 ईयर्स तक के स्टेज 5 हैं वो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारा शेप देते हैं। जो मैंने पिछले वीडियोस में भी मैंने जिक्र किया था कि एक शेप देते हैं जिस पे हम आगे बढ़ें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था एरिक एरिक्सन थियरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो से बनाऊंगा। ये सेकेंड पार्ट था जो मैंने सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, थैंक्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।